हर युग, हर जनरेशन अपने इन्वेंशन से जानी जाती है। कुछ इन्वेंशंस इंसानियत को आगे बढ़ाते हैं और कुछ सब कुछ तबाह करने की शक्ति रखते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही इन्वेंशन पर है, एक ऐसी रेस जिसकी फिनिश लाइन पर जीत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बर्बादी लिखी थी। द मोस्ट एक्साइटिंग इनोवेशन स्टोरी फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी। ये कहानी है एटॉमिक बॉम्ब की। और इस रेस के दो खिलाड़ी, दो ब्रिलियंट माइंड्स जो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। एक तरफ था जर्मनी का जीनियस वर्नर हाइजेनबर्ग और दूसरी तरफ अमेरिका का विजनरी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एक ऐसी रेस जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। जर्मनी हार चुका था और उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे में एक यंग नौजवान लड़का वर्नर हाइजेनबर्ग अपने देश को फिर से मजबूत देखना चाहता था। उसने अपना पूरा ध्यान एक नई और अजीब साइंस में लगा दिया, जो थी क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स एटम्स की दुनिया है, जहां रूल काफ़ी अजीब होते हैं, जहां एक समय पर एक ही चीज़ दो जगह हो सकती है। और हाइजेनबर्ग इस दुनिया का बादशाह था। उसने इतनी कमाल की खोज की कि सिर्फ 32 साल की उम्र में उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और वो जर्मनी का सुपरस्टार साइंटिस्ट बन गया। और ठीक उसी वक्त जर्मनी में एक नई पावर आ रही थी, एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी। अब चलते हैं 5000 मील दूर अमेरिका में। यहाँ एक और यंग प्रोफेसर था, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर एक अमीर परिवार से थे, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एम्बिशियस और डेडिकेटेड साइंटिस्ट। और उनकी इंस्पिरेशन कौन था? वर्नर हाइजेनबर्ग। दोनों जाने अनजाने में एक ही रास्ते पर चल चुके थे, एक ऐसा रास्ता जो उन्हें इतिहास का सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट में आमने सामने लाकर खड़ा कर देने वाला था। साल 1938 की बात है। जर्मनी में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अब तक इम्पॉसिबल माना जाता था। उन्होंने एक यूरेनियम एटम को तोड़ दिया। ओपेनहाइमर को एक बार तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उनकी टीम ने जब खुद एक्सपेरिमेंट रिक्रिएट करके देखा तो उन सबके होश उड़ गए। जब एक एटम टूटता है तो उससे थोड़ी एनर्जी निकलती है, लेकिन अगर आप एक साथ लाखों करोड़ एटम्स को तोड़ दो तो उससे इतनी एनर्जी निकलेगी, इतनी एनर्जी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन सवाल बस यही था, क्या ये करना पॉसिबल है? जी हाँ, इसी डिस्कवरी का मतलब था कि हाँ, पॉसिबल है। और यहीं से एक डरावना आइडिया पैदा हुआ, एक ऐसा हथियार जो पूरे शहर को एक पल में राख बना सकता है, एन एटॉमिक बॉम्ब। दोनों ओपेनहाइमर और हाइजेनबर्ग जानते थे कि ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रहने वाला, इसके एप्लीकेशंस खतरनाक हो सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। हिटलर ने पूरे यूरोप में आतंक मचा रखा था। ऐसे में जर्मनी के कई साइंटिस्ट देश छोड़कर भाग गए, लेकिन हाइजेनबर्ग वहीं रुका रहा। उन्होंने अपने देश के लिए और हिटलर के लिए काम करना चुना और अब वो दुनिया के सबसे खतरनाक आदमियों में से एक बन चुका था। हालांकि हाइजेनबर्ग को भी बहुत से चैलेंजेस आए। हाइजेनबर्ग खुद नाजी नहीं थे और उनके ज्यू फिजिसिस्ट जैसे कि आइंस्टाइन, बोहर, प्लांक के साथ संबंध को हिटलर एक थ्रेट की तरह देखता था और हाइजेनबर्ग पे ट्रस्ट करने से कतराता था। लेकिन हाइजेनबर्ग ने हिटलर को विश्वास दिलाया कि मैं जो भी करूंगा जर्मनी के हित में करूंगा। और अप्रूवल मिलते ही बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हाइजेनबर्ग एटॉमिक डिवाइस बनाने में लग जाते हैं। लेकिन अभी तक अमेरिका में सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन इस दिन तक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि अपने टाइम के मोस्ट रेनाउंड साइंटिस्ट थे, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को एक लेटर लिखते हैं, एक वार्निंग के रूप में, कि जर्मनी एक सुपर वेपन बना रहा है। एंड अमेरिका बीइंग अमेरिका उस दिन से अपना टॉप सीक्रेट प्लान शुरू कर देता है, जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट चाहिए था। आर्मी कर्नल लेस्ली ग्रोव्स ने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें वो स्पार्क सिर्फ एक इंसान में दिखा, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने उन्हें बॉम्ब बनाने के हर चैलेंज को इतनी क्लियरली समझाया कि ग्रोव्स समझ गया, यही वो आदमी है जो इस मिशन को अंजाम दे सकता है। लेकिन अमेरिका अभी अपने राइवल से बहुत पीछे था। वर्नर हाइजेनबर्ग के पास प्रॉपर लैब थी, यूरेनियम था और सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन थी। और इन सब चीज़ों से अमेरिका सच में डरा हुआ था। उन्हें पता था कि जर्मनी के पास बहुत सारा यूरेनियम है और जर्मनी के पास भी वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग है। तो अब अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत थी एक ऐसी जगह ढूंढने की जो कि शहर से बहुत दूर हो, बिल्कुल एकदम सुनसान जगह जहां कोई आता जाता ना हो और जहां कोई भी मिशन को अगर अंजाम दिया जाए तो किसी को पता ना चले। तो न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में एक सीक्रेट फैसिलिटी बनाई गई, एक ऐसी जगह जिसका नाम दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था।
नाम था लॉस एलमोस। यहाँ ओपेनहाइमर ने दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को इकट्ठा किया और इन सब का सिर्फ एक ही मिशन था, हिटलर और जर्मनी से पहले बॉम्ब बनाना। और यहाँ से असली रेस शुरू हो गई। हाइजेनबर्ग के पास शुरुआत से ही एडवांटेज थी। नाजीज के पास टन्स ऑफ यूरेनियम था और हाइजेनबर्ग ने एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था और अमेरिका इस खबर से डर गया था। लेकिन फिर हाइजेनबर्ग की लैब में एक हादसा हुआ। एक एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और लैब में आग लग गई और इससे उनका लैब पूरी तरह तबाह हो गया। और इस हादसे की वजह से जर्मनी को सालों का सेटबैक लग गया। दूसरी तरफ लॉस एलमोस में ओपेनहाइमर एक अलग ही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यूरेनियम प्रोसेस और एनरिच करने में बहुत टाइम लगता है और इस स्पीड से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने इसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढने पे दिमाग लगाया। उन्होंने बॉम्ब के लिए एक और एलिमेंट मिला जो था प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक बढ़िया चॉइस थी क्योंकि उसे नेचुरली माइन करने की बजाय एक न्यूक्लियर रिएक्टर में भी बनाया जा सकता था। लेकिन प्लूटोनियम के साथ अपने खुद के चैलेंजेस थे। उसे डेटोनेट करना यानी फोड़ना यूरेनियम से 1000 गुना ज़्यादा मुश्किल था। उनकी सारी कैलकुलेशंस फेल हो रही थी। ओपेनहाइमर पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि उसने प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पद से रिज़ाइन करने का भी सोच लिया था। उन्हें लग रहा था कि वो फेल हो गए हैं और इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। और फिर एक अंधेरी रात में उन्हें एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो सब कुछ बदल देने वाला था। वॉर और इस मिशन से पहले वो ब्लैक होल्स की रिसर्च पे काम कर रहे थे और वहीं से इंस्पायर होके उन्हें ये आइडिया आया। उन्होंने सोचा अगर एक स्टार मरता है तो वो खुद अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है, तो उसी तरह हम प्लूटोनियम को स्क्वीज़ अगर करें तो कैसा होगा। ये आइडिया था इम्प्लोजन का। अगर एक्सप्लोजन की जगह इम्प्लोजन किया जाए तो कैसा रहेगा। प्लूटोनियम बोल के चारों तरफ एक्सप्लोजिव्स लगाकर उन्हें एक ही माइक्रोसेकंड में फोड़ना ताकि प्लूटोनियम इतना कंप्रेस हो जाए कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाए और उसके बाद एक्सप्लोजन हो। और फाइनली ये आइडिया काम कर गया। उन्हें बॉम्ब बनाने का तरीका मिल चुका था और बिना देरी किए उन्होंने दिन रात एक करके इस नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू कर दिया। उधर जर्मनी जंग हार रहा था और स्थितियां मुश्किल होती जा रही थी। हाइजेनबर्ग के लैब में धमाका होने के बाद अथॉरिटीज़ को लगा कि ये हैंडफुल ऑफ साइंटिस्ट सिर्फ टाइम और पैसे बर्बाद कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रपोजल्स दे रहे हैं, लेकिन असली में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हिटलर ने अपने साइंटिस्ट पर कभी पूरा भरोसा ही नहीं किया, इसलिए उनका बॉम्ब प्रोग्राम हमेशा पीछे ही रहा। फिर 1944 में हाइजेनबर्ग स्विट्ज़रलैंड में एक लेक्चर देने के लिए ट्रैवल कर रहे थे और अमेरिका इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। क्यों ना हाइजेनबर्ग को ही एलिमिनेट कर दिया जाए और फिर बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा कि जर्मनी का बॉम्ब कभी बनेगा ही नहीं। और इसके लिए एक स्पाई भी भेजा गया, लेकिन उसे कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला कि हाइजेनबर्ग बॉम्ब बनाने के बहुत क्लोज है, तो उसने उसे छोड़ दिया। जर्मनी की हालत उस समय सच में बहुत ख़राब थी। उधर से सोवियट्स भी एज पर थे। बर्लिन शहर तबाह हो रहा था, लेकिन फिर भी हाइजेनबर्ग अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन नाजीज़ ने इस मिशन पे कभी उतने रिसोर्सेज इन्वेस्ट ही नहीं किए और जर्मनी हमेशा के लिए पीछे ही रह गया। 3 मई 1945 को एलाइड फोर्सेस हाइजेनबर्ग और उसके साथी साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं और जर्मनी रेस से बाहर हो जाता है। लेकिन ओपेनहाइमर की रेस अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने 3 साल का समय, $2 बिलियन खर्च करके और हज़ारों लोगों की मेहनत से एक डिवाइस बनाया था जिसका कोड नेम था द गैजेट। लेकिन वो अभी अनश्योर थे कि प्लूटोनियम बॉम्ब काम करेगा या नहीं, और ये उसे टेस्ट करके ही पता चलेगा। एक एयरप्लेन से गिरने वाली कंडीशंस को सिमुलेट करने के लिए द गैजेट को 100 फीट ऊंचे टावर पर रखा गया। किसी को नहीं पता था कि क्या होगा अगर बॉम्ब काम ही नहीं किया तो, लेकिन उससे भी ज़्यादा डर था कि अगर बॉम्ब काम कर गया तो। डर ये था कि ये एक तरह से एक स्टार को अर्थ के सरफेस पे इग्नाइट करने जैसा था। और आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच में कई साइंटिस्ट को डर था कि शायद इससे अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर ही ना जल जाए। तो जुलाई 16, 1945 न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान ट्रिनिटी टेस्ट साइट पर वो टेस्ट के लिए एकदम तैयार थे। एंड देन द काउंटडाउन बिगैन। इतिहास में पहली बार इंसान ने सूरज को ज़मीन पर उतार दिया था। ये एक्सप्लोजन सूरज की सतह से 10,000 गुना ज़्यादा गर्म था और धमाका 20,000 टन TNT के बराबर।
एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी ताकत जिससे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ओपेनहाइमर ने बॉम्ब बना लिया था। टेस्ट के सिर्फ 3 हफ्ते बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराए और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। हाइजेनबर्ग ने जब ये खबर सुनी तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे लगा ये इम्पॉसिबल है। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। जंग के बाद हाइजेनबर्ग जर्मनी लौट गया और एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट की ज़िंदगी जी और ओपेनहाइमर उसे फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का टाइटल मिला। अगर आपने क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि ये सब डिस्ट्रक्शन देखकर ओपेनहाइमर सिवियर डिप्रेशन और गिल्ट में चले गए थे। अपनी पूरी ज़िंदगी वो इसी गिल्ट में जिए कि वो इंसान मैं ही हूँ जिसने मानवता को खुद को ख़त्म करने का यंत्र बना कर दिया है। ये बॉम्ब एक श्राप भी था और एक वरदान भी। इसने लाखों जानें ली, लेकिन शायद इसने ही वर्ल्ड वॉर्स के सिलसिले को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या ओपेनहाइमर एक हीरो थे या एक विलेन, या फिर सिर्फ एक इंसान जो एक इम्पॉसिबल रेस में फंस गए थे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ।